कभी कभी देश बदलता है इलेक्शन से, कभी कभी देश बदलता है रिवॉल्यूशन से, और कभी कभी देश बदलता है जब इंस्टीट्यूशन इवॉल्व होते हैं तो गवर्नेंस अपने आप को अपग्रेड करती है। सो तब आती है क्लैरिटी, आती है कंफ्यूजन से। यह इंडिया की सिर्फ ग्रोथ स्टोरी या जीडीपी की ग्रोथ स्टोरी नहीं है, ये है वर्कफोर्स की कहानी, ये है सोशल सिक्योरिटी की कहानी, ये है डिग्निटी ऑफ लेबर की कहानी, ये है विकसित भारत 2047 की कहानी। विभिन्न विभागों पर आपने सरकार में कार्य किया है। आप लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में सेक्रेटरी के पद पर कार्य किया, आपने सेक्रेटरी के पद पर कार्य किया इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री में, आपने सेक्रेटरी के पद पर कार्य किया हेल्थ मिनिस्ट्री अपने काम किया, और आपका जो कार्यशैली है हमेशा इट इज रियली अप्रिशिएबल। सो आज साल 2020 का समय एक ऐसा समय था जब भारत सरकार ने न्यू लेबर कोड पास किए थे पार्लियामेंट में, और एक ऐसा चैलेंज था कि पास होने के बाद स्टेक होल्डर्स के बीच एक कंफ्यूजन था। उस कंफ्यूजन को कैसे क्लैरिटी में लाया जाए, कैसे सब स्टेक होल्डर्स को एक पेज पे लाया जाए, और उसके लिए सर आपका एक बहुत बड़ा योगदान रहा। आपने उस स्टेज पे मंत्रालय को ज्वाइन किया जब ये कंफ्यूजन का स्टेट था, उससे आप क्लैरिटी की तरफ लेकर आए, और कोविड-19 के चलते ये चैलेंज और बढ़ गया था। तो सर, तो मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा श्री अपूर्वा चंद्र सर को। आप उस समय सेक्रेटरी ऑफ लेबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पद पर आसीन रहे, और सर आपका कार्यशैली मैंने देखी है, बड़े नजदीक से देखी है, और वो जो समय आपने ज्वाइन किया, तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा आपकी एक एकेडमिक क्वालिफिकेशन, और सर ये सिविल सर्विसेज जो आपने ज्वाइन की, तो क्या बचपन में ही आपने रिजॉल्व किया था कि आप सिविल सर्विसेज ज्वाइन करेंगे, और या बाद में कुछ ऐसे हालात हुए कि जहां आपको लगा कि नहीं सिविल सर्विसेज ज्वाइन करनी है? प्लीज सर। थैंक यू। नमस्कार शर्मा जी, और धन्यवाद मेरे इंट्रोडक्शन के लिए। जैसा आपने कहा कि मैं सिविल सर्विसेज में वर्ष 1988 में ज्वाइन हुआ, और महाराष्ट्र मेरे को कैडर प्राप्त हुआ। तो मेरी अधिकतम जो नौकरी है वो महाराष्ट्र में और दिल्ली में, दो जगह ज़्यादा मैंने व्यतीत करी। और शुरुआत मेरी दिल्ली से ही हुई। मेरे पिताजी वैसे यूपी के थे, यूपी में इंजीनियर थे, तो उस ज़माने में आईएएस एक ऐसा देखा जाता था कि यस सर, जो भी जिसका बच्चा आईएएस पे आए, ये हर पिता की कल्पना रहती थी। तो शुरू से ही ये था कि आईएएस पे जाना है। और मेरी शिक्षण मेरा दिल्ली में हुआ, क्योंकि मैंने दिल्ली पब्लिक स्कूल मथुरा रोड से अपना स्कूलिंग किया। उसके बाद आईआईटी दिल्ली से बीटेक और एमटेक दोनों किए, और उसके बाद मैं सिविल सर्विस में कुछ समय में 6-8 महीने रेलवे में भी इंजीनियर के बतौर काम किया प्रोबेशन में, और फिर मैं आईएएस में आया। और महाराष्ट्र में मैंने विभिन्न ठिकानों पे काम किया, जैसे शुरुआत में कलेक्टर और ये सब तो रहते ही है, पर प्रमुख रूप से फिर मैं वहाँ सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ था लगभग 4 वर्ष के लिए। और उसमें मेरे को जो है लेबर के बारे में भी काफ़ी मेरे को, क्योंकि इंडस्ट्री से मेरा बहुत इंटरेक्शन रहा, विभिन्न उद्योगों में जाने का मौका मिला, और लेबर के विषय उद्योग की तरफ से भी आते थे और लेबर की तरफ से भी आते थे। कुछ समय मेरे पास लेबर सेक्रेटरी के भी चार्ज वगैरह रहा वहाँ स्टेट में, तो दोनों तरफ से मेरे को देखने को वहाँ उसका मौका मिला। और फिर जैसा कि मतलब ये इसको किस्मत कहेंगे कि सरकार ने फिर मेरे को बाद में केंद्र सरकार में भी लेबर सेक्रेटरी की नियुक्ति दी, तो मेरे को फिर उस जो मेरा अनुभव था उसको यहाँ पर लागू करने का मेरे को एक अवसर प्राप्त हुआ। और वो भी ऐसे समय पे क्योंकि लेबर कोड नए उस समय पारित हुए थे, और जो हमारा जो सिस्टम था लेबर का, जो कि लगभग 70 साल से कोई जिसमें बदलाव नहीं आया था, उसमें बहुत महत्वपूर्ण चेंजेस लाए गए, और उस समय फिर रूल्स बनाने का काम मेरे हाथ में आया, तो वो भी हमें उसमें काफ़ी अपने अनुभव का उपयोग करने को मेरे को मिला। तो सर, आपने बताया कि आपका जो एक्सपीरियंस रहा सेक्रेटरी लेबर ज्वाइन करने से पहले, आपने स्टेट लेवल पे भी आप सेक्रेटरी लेबर रहे और इंडस्ट्री भी रहे, तो आपका इंटरेक्शन नया नहीं था। तो यही अनुभव का आपने यहाँ बेनिफिट लिया, हमें बेनिफिट हुआ, सब इंडस्ट्री को बेनिफिट हुआ, पूरे देश को बेनिफिट हुआ। थैंक यू सर। सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि एक जब स्टेज 2020 में आपने एक बड़ा अहम समय था, बड़ा इम्पोर्टेंट टाइम था, और
जैसे नए कोड पास हुए थे, और तो एक इंडस्ट्री में, लेबर में, हर जगह स्टेक होल्डर्स में एक बड़ा कंफ्यूजन का स्टेट था। और जब आपको ये एक इम्पॉर्टेंट कार्य दिया गया तो कैसा लगा कि आपके माइंड में कैसे आया कि हाउ यू विल हैंडल इट, और क्या क्या चैलेंजेस, आई एम श्योर चैलेंजेस महसूस हुए होंगे, तो क्या क्या चैलेंजेस लगे और आपने इसको कैसे अंजाम दिया? देखिए, जब लेबर कोड पारित हुए, लेबर कोड मेरे ख्याल से 27 या 28 सितंबर 2020 को पार्लियामेंट से अनुमोदित हुए और मैंने 1 अक्टूबर को ज्वाइन किया, तो तब लेबर कोड्स पारित हुए थे। और जैसा आप कह रहे हैं, क्योंकि ये 70 साल के बाद बहुत बड़ा एक चेंज आया था, तो उसके ऊपर जो है लोगों के मन में शंकाएं, कुशंकाएं बहुत थी, पर उनमें अब लोगों से बातचीत करना यही सबसे महत्वपूर्ण है। और इसमें जो है हमारे 3 स्टेक होल्डर्स रहते हैं, एक तो सरकार है, और दूसरा इंडस्ट्री और मतलब एम्प्लॉयर्स, और दूसरा एम्प्लॉयज़ या लेबर यूनियन। यस सर। तो उनके मन में, स्पेशली लेबर यूनियंस के मन में, क्योंकि जो है इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड जो था उसके बारे में कई शंकाएं थी, तो उनसे कई बार चर्चाएं हुई, विस्तृत चर्चाएं हुई, और जो हमारी 12 रिकॉग्नाइज्ड यूनियंस थी उनको कई बार बुला के उनसे चर्चाएं करी गई। और फिर जो भी, क्योंकि कोड तो पारित हो चुके थे, परंतु रूल्स के स्तर पे जो भी हमें उसमें वर्कर्स के लिए और यूनियंस के से पूरा चर्चा करके जो भी हम उसमें सुधार कर सके वो हमने किया। और सबकी बातों को जब पब्लिक डोमेन में डाला, जितने सुझाव आए उसके ऊपर भी विस्तृत चर्चा हुई। फिर बाद में रूल्स को हमने पब्लिश किया, उसके ऊपर फिर जो है चर्चाएं करी। तो चर्चा का सिलसिला हमेशा चालू रहा और हमारा ऑफिस हमेशा खुला था, जो आए उसकी बात सुनने को तैयार थे। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया सर, आपने रूल्स पे काफ़ी कार्य किया। और अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब डिसीजन लिया कि 21 नवंबर 2025 से इम्प्लीमेंट कर दिए, चारों 4 कोड इम्प्लीमेंट कर दिए। सर, ये आप ही का परिकल्प था जो शुरू किया गया था, जब माहौल आपने बनाया, वो आज माहौल को अंजाम दिया गया। इसके पीछे आपका बहुत गहन आपकी मेहनत है, आपकी कमिटमेंट है, एंड रियली वी अप्रिशिएट दैट सर। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि मुझे याद है वो सब मीटिंग्स, क्योंकि मैं भी उन मल्टीपल मीटिंग्स में आया था एसोसिएशन इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन की तरफ से। और देन लेबर मिनिस्टर संतोष गंगवार जी वाज दी चेयरिंग दिस मीटिंग, और आप वाइस चेयरमैन थे उस मीटिंग के। और टोटल एडमिनिस्ट्रेटिवली आप, बिकॉज यूनियन के अपने कंसर्न है, जैसे आपने बताया, इंडस्ट्रीज के अपने कंसर्न थे, और एक शंकाएं थी और जायज़ भी थी सर, कि 70 साल के जो लॉ थे और वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम डिफरेंट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में सेटल भी हो चुके थे, तो उनकी शंकाएं कुछ हद तक जायज थी। लेकिन आपने कैसे स्टेक होल्डर्स को एक पेज पे लाए और धीरे धीरे कैसे माहौल को आपने पॉजिटिव कन्वर्ट किया, तो सर मैं जानना चाहूँगा हमारे व्यूअर्स के लिए कि कैसे ये पॉसिबल हो पाया आपके लिए। जैसा आपने बताया शर्मा जी, क्योंकि आप भी जैसे उन मीटिंग्स में थे, स्वतः शक्ति टाइम्स भी, और आपसे तो हमेशा एसोसिएशन हमारा रहा जब से हम लेबर में ज्वाइन हुए। तो उस तरह के इसमें मीटिंग्स में एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयज़, रिप्रेजेंटेटिव सब रहते थे और विस्तृत चर्चा होती थी। और मैंने देखा वैसे कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बहुत कोई मनमुटाव हुआ हो या कोई किसी ने किसी के ऊपर ऐसा आरोप लगाया हो, ऐसा नहीं। सौहार्दपूर्ण चर्चा होती थी और उसमें लोगों के कंसर्न्स को सुना जाता था, और जो भी हमारे से बन पड़ा वो हमने रूल्स के मार्फत उसमें जो है सुधारना करने की प्रयास भी किए, क्योंकि लोगों के कंसर्न्स को लेके किस तरह से रूल्स में हम ला सकते हैं। अब उस समय लोगों का फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट पे जैसे काफ़ी मेरे ख्याल से एक धारणा ऐसी थी कि फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट से एम्प्लॉयमेंट पे क्या वो होगा, परंतु अब उसमें लोगों की बहुत शंकाएं गलत थी, या जो जिसमें लोगों को समझाया गया कि भी फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट अब क्या होता है। जैसे अब मैं अपना इंडस्ट्री के अनुभव से समझाता हूँ महाराष्ट्र के। हाँ जी सर। कि बहुत जगह जैसे शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट की जरूरत पड़ती है। अब सपोज न्यू ईयर आया, क्रिसमस आया, दिवाली आई, तो समय सेल्स होती है और उस समय लोगों को अपने मॉल्स के अंदर जो है लोगों की जरूरत पड़ती है, या जो डिलीवरी, जब आप जो क्रिकेट मैच होता है तो डिलीवरी के लोगों की जरूरत पड़ती है। पर ये जो है अब आप इसको लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट दे पाना उस शॉर्ट पीरियड के लिए मुश्किल है। मैं जब पुराना महाराष्ट्र में था तो मैं वहाँ पर जो है फ्लोरिकल्चर होता था, जो लोग की एक्सपोर्ट करते थे एम्स्टरडैम वगैरह। यस सर। अब आप विश्वास नहीं करेंगे कि कोल्हापुर के एक छोटे गांव में फ्लोरिकल्चर था, 55 एकड़ का कवर्ड फ्लोरिकल्चर के कवर्ड ये थे, और कम से कम 25 साल पुरानी बात बता रहा हूँ मैं। और उसमें वहाँ से वो उनका ये था कि वैलेंटाइन डे के वो रोजेस जाते हैं
यूरोप के लिए। तो उसकी तैयारी 3 महीने पहले से होती थी। अब उस 3 महीने 4 महीने के लिए उनको जो एक्स्ट्रा लेबर लगती थी, परंतु इसके लिए कोई फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट फुल टाइम देना नहीं पसंद करेगा। तो इसके लिए ये जो फिक्स्ड टाइम एम्प्लॉयमेंट है, इसमें इस तरह के एम्प्लॉयमेंट में बहुत बड़ा स्कोप बढ़ता है। लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आप लेबर दे सकते हो, पर कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आप इस तरह का लेबर 3 महीने के लिए नहीं लोगे, क्योंकि ना कॉन्ट्रैक्टर उसमें ट्रेनिंग कर पाएगा, ना आपको जो है प्रॉपर लेबर दे पाएगा, और लोग भी काम करना चाहते हैं। अब वहाँ मुंबई में मैं था, तो वहाँ मुंबई में ऐसा भी था कि कुछ हाउसवाइफ्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, दोपहर में बच्चे आ गए, खाली है, उस समय काम करने को तैयार हैं, स्टूडेंट्स हैं, शनिवार रविवार को काम करने को तैयार हैं। तो ये सब चीज़ें फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट पे बहुत कुछ इससे एम्प्लॉयमेंट मिलने की संभावना होती है, जो कि यूनियंस को भी समझ में आया कि जो हमारा जो रजीम चल रहा है, जिसमें हमारा लेबर है वो 2 करोड़ 2.5 करोड़ उसी पे स्थिर है, 70 साल हो गए, पर जो है उसमें आगे बढ़ोतरी नहीं होती। तो हमारे को उसमें कुछ बदल करने की ज़रूरत है। वेरी गुड। तो सर, जैसे आपने बताया कि आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस का जो आपने यहाँ पर यूज़ किया, फिक्स टर्म का बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट आपने बताया, क्योंकि आपके पास एक एक्सपीरियंस था और आपने एग्जैक्ट लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री या शॉर्ट पीरियड में जो लेबर जहाँ एंगेज की जाती है, बिकॉज एम्प्लॉयमेंट तो एम्प्लॉयमेंट है, और उसको कैसे रेगुलराइज किया जाए, तो आपने एक फिक्स टर्म एक बड़े अच्छे तरीके से रेगुलराइज किया, सो दैट दे शुड बी फुल्ली पेड देयर ड्यूज, क्लैरिटी के साथ, नो कन्फ्यूजन। सो बड़ा अच्छा रहा सर। और एक मैं चीज़ पूछना चाहूँगा सर कि कोविड का टाइम बड़ा हार्ड टाइम रहा, और मेरा तो काफ़ी इंटरेक्शन मिनिस्ट्री में होता रहता था, आपसे भी मेरा इंटरेक्शन रहता था। तो एक ESI, बिकॉज देयर वाज नो प्रेसिडेंस एट ऑल, आपने कोविड के समय में ESI की एक स्कीम का बेनिफिट दिया लोगों को। आई थिंक इट वाज 90% सर। वुड यू प्लीज टेल मी समथिंग, और कैसे, हाउ दिस आइडिया वाज कंसीव्ड टू यू सर? जी हाँ, जैसा आपने कहा कि 2020-21 बहुत ही एक विकट परिस्थिति थी, कोविड का टाइम था, और लेबर के लिए स्पेशली, क्योंकि पहले एक बार माइग्रेशन हुआ था, और उस समय EPFO, मेरे आने से पहले EPFO ने एक बहुत अच्छा काम किया था, क्योंकि उन्होंने एडवांसेस दिए लगभग 35,000-40,000 करोड़ के एडवांसेस, जबकि ऑफिस सारे बंद थे। 90 लाख एडवांसेस उन्होंने क्लियर किए 35,000 करोड़ के। पर अब जब कोविड की सेकेंड वेव आई, तो उस समय बहुत मृत्यु हुई, काफ़ी मृत्यु हुई, और कैजुअलिटीज़ बहुत हुई। कंट्री की इकोनॉमी भी चलनी है, काम भी होना है, तो लोगों को काम पे भी जाना है। ऐसा नहीं है कि हर समय जो है काम बंद हो सकता है। तो पहले वेव के समय तो लॉकडाउन थे, पर बाद में लॉकडाउन को हटाया गया, लोग काम पे भी गए, और जो है जो काम पे जाता है फिर उसको जो है विपदा भी कभी कभार वो करनी पड़ती है। तो हम किस तरह से उनको पूरी तरह से एक सांत्वना या आश्वासन दे सकते हैं कि भाई तुम गए भी, कुछ हुआ भी, तो तुम्हारे लिए हम, तुम्हारी जो फैमिली है उसका ख्याल रखेंगे। तो उसके लिए हमने एक योजना निकाली, जो ESIC के पास, क्योंकि कॉर्पस काफ़ी था, कि जो भी वर्कर ESIC में रजिस्टर्ड है, अगर उसकी किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है कोविड के उसमें, तो उसकी फैमिली को आजीवन 90% जो उसका वेजेस है वो दिया जाएगा। और ये हमने रिट्रोस्पेक्टिव लागू करी मार्च 2020 से, क्योंकि तब से कोविड का पहला वेव जब शुरू हुआ था, तब से रिट्रोस्पेक्टिव हमने लागू करी। तो मेरे ख्याल से उसका एक काफ़ी लोगों को एक आश्वासन मिला कि काम पे अगर जाते भी हैं तो एक तरह का इंश्योरेंस, और एक तरह का उनको इंश्योरेंस तो था ही था, प्लस जो वेजेस कंटिन्यूअस की उनकी फैमिली को मिलते रहेंगे, ये एक बहुत बड़ा आश्वासन था। और मेरे ख्याल से उससे काफ़ी एक लोगों को सांत्वना मिली। डेफिनेट सर, इससे कॉन्फिडेंस आया इंडस्ट्री में, बिकॉज एम्प्लॉयज़ जो अदरवाइज दे वर स्केयर्ड, बिकॉज एवरीबडी, वो टाइम बड़ा डिफरेंट था सर, समय बहुत डिफरेंट था। तो वो एक समय की डिमांड थी कि अगर एक कॉन्फिडेंस आए कि दे आर फुली सिक्योर। और ये पहली बार किया हमने कि आजीवन, मतलब कि जो उनकी विधवा है या जो भी स्पाउस होगा, उसको आजीवन 90% उनके really it is really great. It was a very great decision which was taken by the ministry. तो सर, because as far as I know, ESI के इतिहास में पहला कभी नहीं था ऐसा, बिकॉज कभी ऐसी सिचुएशन भी नहीं आई थी। ऐसा कभी कोविड भी नहीं था, इस तरह का कभी हो गया ऐसी सिचुएशन आई ऐसा कोई। तो ये इमीडिएटली जो डिसीजन लिया, बिकॉज आई नो कि ब्यूरोक्रेसी में और गवर्नमेंट में, बिकॉज देयर लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, लिमिटेशंस आर देयर, तो फिर भी आपने इसको इतना जल्दी रिजॉल्व किया, बिकॉज आई नो द अप्रूवल्स एंड लॉट ऑफ थिंग्स, इट टेक्स टाइम। चेक एंड बैलेंसेस। देखिए ESIC एक अपने में उस पर कॉर्पस बहुत बड़ा है,
जब मैं था तो उस समय 1,10,000 करोड़ का कॉर्पस ईएसआईसी के पास था, जो कि आज मेरे को बताया गया कि अब बढ़ के 1,70,000 करोड़ के आसपास हो गया है। जी जी। तो एक इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें गवर्नमेंट्स पे हमने गवर्नमेंट से कोई पैसा नहीं मांगा। केवल ईएसआईसी के स्तर पे, मतलब माननीय मंत्री महोदय और हमारे स्तर पे ही ये निर्णय हुआ और हम लोगों ने जो है इसको लागू किया। वेरी नाइस। तो इसमें हमने किसी से भी कोई मदद नहीं मांगी, केवल ईएसआईसी के कॉर्पस से, क्योंकि ईएसआईसी के बेनिफिशियरी से हमने दिया, तो इसलिए ये निर्णय काफी जल्दी लिया गया। जल्दी लिया जा सका बिकॉज ईएसआई के लेवल पे हो पाया, बिकॉज मिनिस्ट्री एंड ऑल वाज ओनली सपोर्टिंग द ईएसआई टू गेट दिस रिजॉल्व। सो उनके लिए भी आसान रहा, बिकॉज मिनिस्ट्री का पूरा सपोर्ट था, मंत्री जी का पूरा सपोर्ट था। मैंने देखा सर आपकी और एक सुनील भरतवाल जी जो CPFC हमारे थे, बिकॉज ही हैज ऑल्सो डिड अ लॉट ऑफ वर्क इन प्रोविडेंट फंड एडवांसेस जो एसेट में लिए गए, और आप मंत्रालय में बैठे थे सर। सो आपने बताया कि 35,000 करोड़ के आसपास डिसबर्स हुआ, और वो भी सर एक स्कीम, एक अपने आप में एक अलग ही स्कीम थी, क्योंकि सिचुएशन तो कभी ऐसी थी नहीं, कभी पहले हुआ नहीं था। तो वो कैसे डिसीजन, क्या वो भी EPFO ने अपने लेवल पे लिया या मंत्रालय का या कोई सपोर्ट रहा इसमें? नहीं, वो भी, क्योंकि इसमें भी EPFO ने बिल्कुल आगे बढ़ के काम किया, और EPFO के जो जितने कर्मचारी और अधिकारी हैं उनका भी बहुत इसमें योगदान रहा, क्योंकि उस समय लॉकडाउन का पीरियड था, कहीं पर जो है वो नहीं था, पर जो है केवल ऑनलाइन सिस्टम पे, और कहीं के उसमें ये भी था कि कहीं का एडवांस कहीं से भी किसी ऑफिस से हो सकता है। ये भी एक नई चीज शुरू हुई, क्योंकि माइग्रेंट वर्कर थे, अब वो कहीं आया है और कहीं रहने वाला कहीं का अकाउंट कहीं का है, तो ये भी एक पहली बार शुरू हुआ कि प्रैक्टिकल, बिकॉज़ वो तभी हो पाया, डिजिटलाइजेशन हो चुका था हमारा, कहीं से कहीं वो कोई भी एडवांस कहीं से भी दे सकते हैं, किसी भी ऑफिस से प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये पहली बार ये काम शुरू हुआ, और इसी की वजह से इतना ये कर सके, और लोगों ने, सभी अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने बहुत मन लगा के कोविड के समय पे ये काम किया। लगभग 90 लाख लोगों के एडवांसेस क्लियर किए, और उसमें 90% तक मेरे को याद पड़ता है शायद एडवांस जो भी उनका बैलेंस था वो दिया गया, प्लस बाकी भी 5,000 10,000 इस तरह के एडवांसेस भी दिए गए थे। और मुझे याद है सर कि उस टाइम बिकॉज प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट में बिकॉज कोविड अपने जोरों पे था, तो पर किसी को तो एक में भी कुछ लोगों को तो वहाँ आना ही था, मे बी वेरी स्केलेटन स्टाफ के साथ आपने काम किया, लेकिन फिर भी बिकॉज कुछ ऑफिसर्स जो ऑफिस आए they were exposed to risk also, और मेरे ख्याल से कुछ कैजुअलिटी भी हुई सर उसमें। जी हाँ, ये तो फिर अब यही है कि लोगों ने बहुत मेहनत से काम किया, और बहुत जो है, क्योंकि वो समय भी ऐसा था, और लेबर के अब माइग्रेशन का जो विषय था, तो उसके ऊपर भी काफ़ी फिर बाद में जो है, क्योंकि इसीलिए लेबर कोड्स में, लेबर रूल्स में आप देखेंगे कि उसमें भी माइग्रेंट के ऊपर काफ़ी काम किया गया है। उसमें एम्फेसिस है कि माइग्रेंट, आज जो इंटरस्टेट माइग्रेंट है उसको जो है उसका रजिस्ट्रेशन, उसको कहीं भी बेनिफिट दे पाना, ये सब जो है नए कोड्स में और नए रूल्स में इस सब का प्रावधान है। क्योंकि हम देखते थे पहले कि ESIC में भी ये अड़चन आती है कि वो कोई वर्कर कहीं का है और दूसरे स्टेट में जाके काम करता है, तो उसे वहाँ बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर कहीं पर रजिस्टर्ड है, दूसरे स्टेट में जाता है, तो उसे बेनिफिट, तो ये सब चीज़ें मेरे ख्याल से नए कोड्स में, नए रूल्स के हिसाब से आया है। सर 29 लेबर इनेक्टमेंट जो पुराने थे वो रिपील होके 4 लेबर कोड्स में आप लाए, और आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा इसमें। आप कैसे देखते हैं कि टोटल लेबर लैंडस्केप बदल चुका है? आज परिभाषाएं बदल गई, बहुत कुछ हुआ, यूनिफॉर्मिटी आई डेफिनेटली, एंड अब मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट ऑल स्टेक होल्डर्स आर ऑल्सो फुल्ली अलाइन टू दिस, एंड गवर्नमेंट भी बड़े टाइम दिया उन्होंने, बिकॉज रूल्स आपके टाइम में आ चुके थे, फिर भी उन्होंने एक और टाइम दिया कि दोबारा उसको नोटिफाई करने से पहले फिर एक बार डोमेन में डाले, मे बी दे हैव एड्रेस्ड द कंसर्न्स। तो आप क्या देखते हैं कि सर इस तरह की लैंडस्केप के बाद आप 10 साल के बाद क्या देखते हैं कि इंडिया की क्या एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ होगी या क्या डेवलपमेंट रहेगी? आप कैसे देखते हैं सर इसको? जैसा आपने कहा कि अब लेबर का लैंडस्केप बहुत बदल चुका है कि एक पहले जो हमारा माइंडसेट था केवल फैक्ट्री लेबर के तक या फिर कंस्ट्रक्शन लेबर तक ही सीमित था, परंतु अब जो है तरह तरह के आयाम नए खुल गए हैं, और कोर्ट्स में पहली बार गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर, उनका रिकॉग्निशन किया गया, जो कि मेरे ख्याल से पूरे विश्व में पहली बार भारत ने एक गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर को एक अलग कैटेगरी ऑफ वर्क मान के उसको रिकॉग्नाइज किया गया, और ये हमारे यहाँ बढ़ता जा रहा है। और किस तरह से हम इस तरह के वर्कर्स को भी हम जो है सोशल सिक्योरिटी दे सकें, किस तरह से उनका प्रोटेक्शन बढ़ा सकें, ये लेबर कोड्स में और रूल्स में ये निहित है कि हम कैसे ये काम कर पाएंगे। फिर जो अब जैसा फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट है कि शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट, उसका भी बहुत स्कोप है, क्योंकि मेरा एक और अनुभव ये भी रहा कि कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू जब हम लेते हैं
वर्कर्स, तो एक तो गवर्नमेंट में स्पेशली जब होता है तो बिडिंग प्रोसेस के थ्रू हम जेम के थ्रू जैसे कॉन्ट्रैक्ट लगाते हैं। अब तो उसमें खैर मिनिमम 5% वगैरह कर दिया है कि 5% से कम पे नहीं करेगा, पर उस समय 0.1% वगैरह पे लोग बिड करते थे। अब कोई कॉन्ट्रैक्टर अपना वर्कर 0.1% के प्रॉफिट मार्जिन पे नहीं दे सकता, और वो बाद में फिर उनसे जो है उनकी सैलरी से कटौती करते थे, कहीं कम ना पैसा कहीं देते वो हैं, कहीं ना कहीं मिसमैनेज करते हैं। यस, तो ये चीज़ें, और फिर ट्रेनिंग के ऊपर स्किल डेवलपमेंट पे उसमें काम नहीं हो पाता, क्योंकि वो कहीं से भी कुछ लाए, किसी को काटा, कुछ दिया, तो वो कॉस्ट कहाँ से मीट करेगा, कॉस्ट कैसे मीट होती है। तो वो सब चीज़ें इसमें इस आयाम में बदल आएगा, स्किल बढ़ेगी, जो लोग जो है जिसमें काम करना चाहते हैं उसमें काम कर पाएंगे। इसी तरह से ई श्रम पोर्टल भी उस समय अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर का एक शुरू किया गया था, जिसमें आज लगभग 31 करोड़ लोग उसमें रजिस्टर्ड हैं, और सबके लिए यूएएन यूनिफाइड नंबर एक दिया गया जो आधार लिंक्ड है। तो उससे भी अब ट्रैकिंग हो सकती है कि जो है कौन किधर काम कर रहा है, अपनी स्टेट की जगह दूसरा जगह काम कर रहा है, कितने दिन कहाँ रहा। तो उस यूएएन को अगर हम यूज़ करेंगे तो उसका भी काफ़ी मेरे ख्याल से उपयोग आगे हो सकता है। सो मैं देखता हूँ सर कि जैसे आपने डिजिटाइज कर दिया एंड प्रॉपर मॉनिटरिंग इज देयर बिकॉज, और नाउ द टोटल डाटा इज अवेलेबल विद द गवर्नमेंट। डेफिनेटली गवर्नमेंट के लिए आसान है कि क्या पॉलिसीज वेलफेयर के लिए बनाए, तो डेफिनेटली चेंज हुआ है। और मैं देखता हूँ कि सर जिस तरह से एक कॉन्फिडेंस बढ़ा है इंडस्ट्रीज़ का, और मुझे लगता है कि अब नाउ वी आर ऑल्सो गेटिंग फॉरेन कैपिटल्स, लॉट ऑफ फॉरेन कैपिटल्स ऑल्सो कमिंग टू इंडिया। और अब तो ये AI समिट हुआ सर, AI इम्पैक्ट समिट, और मैं समझता हूँ कि सर एक किस समय पे हुआ है कि लेबर कोड भी हमारे नए आए हैं। सो बाहर की कंट्रीज़ ने भी आके हमें देखा है, हमें जाना है, हमें रिकॉग्नाइज किया है। कैसे देखते हैं कि सर अब इंडस्ट्रीज़ के बारे में, एम्प्लॉयमेंट आपने बताया कि बढ़ने वाली है, बहुत बढ़ेगी, सो इंडस्ट्रीज़ भी ग्रो करेंगी सर। और कैसा लगता है आपको इंडिया 2047 का हमारा विकसित भारत का जो संकल्प है, हम उसको कैसे अचीव करने जाएंगे, कैसे लगता है आपको? ये इंडस्ट्री के ग्रो करने के दो आयाम हैं, क्योंकि इसमें एक तो इंडस्ट्री में नया इन्वेस्टमेंट हो, नई नई इंडस्ट्री आए, वो तो एक आयाम है ही, परंतु साथ ही महत्वपूर्ण ये भी रहता है कि जो इंडस्ट्री अगर कभी फेल हो गई, क्योंकि चलना और फेल होना ये दोनों किसी भी उद्योग के या किसी भी व्यापार के दो पहलू हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। कभी अच्छा चलेगा, कभी बुरा समय आएगा, तो फेल भी होता है। पर जब फेल होता है तो उसको किस तरह से हम उससे निकाल सके, उबार सके, या तो रिवाइव कर सके, या फिर नहीं हो पाता रिवाइव तो उसको आगे बढ़ा सके, कोई और ले उसी उसमें। जैसे बैंकिंग की तरफ से अब सरफेसी एक्ट आया, फिर बाद में अब जो है DRT आया, फिर जो है अब ये ट्रिब्यूनल और ये सब इंसॉल्वेंसी एक्ट आया। तो अब लेबर में भी इस तरह का जो है होना आवश्यक है। मैं फिर महाराष्ट्र का एक अनुभव बताऊंगा, क्योंकि वहाँ पर जो है तड़ेगांव में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाई थी, MIDC में फोर्ड ने लगाई थी जी, और लगभग 3-4 हज़ार करोड़ का इन्वेस्टमेंट था। पर फिर फोर्ड ने एक निर्णय लिया कि हमें पूरे भारत से या पूरे विश्व में हमें बाहर की फैक्ट्रीज अपनी बंद कर दी, केवल USA में कंसंट्रेट करना है। अब उन्होंने वो फैक्ट्री बंद करने का निर्णय लिया, बंद कर दी, परंतु वो टोटल कंपनी ना हम किसी को बेच पाए, और कंपनी लेने में इंटरेस्टेड थी, परंतु लेबर के इश्यूज़ की वजह से, क्योंकि वो न उन लेबर को फ़ायदा हुआ, न वो कंपनी आगे प्रोग्रेस हो सकी। परंतु अब पिछले 1-आध वर्ष पहले वो किसी कंपनी ने ले ली है और वो फिर से फैक्ट्री रिवाइव हो गई है। तो ये चीज़ें अगर हम जल्दी कर सकें तो उसमें लेबर का भी लाभ होता है और इंडस्ट्री का भी लाभ होता है। वेरी गुड सर। सर मैंने देखा ओवर ए पीरियड टाइम अब ना यूनियन का और लेबर का माइंडसेट भी चेंज हुआ है। नाउ दे अंडरस्टैंड कि वी आर ए पार्टनर टू इंडस्ट्री, बिकॉज दोनों का रोल बड़ा अहम है। इंडस्ट्री, वेलफेयर ऑफ द लेबर एंड वेलफेयर ऑफ इंडस्ट्री दोनों को साथ ही देखा जा सकता है सर। और मुझे लगता है कि अगर हम देखें न्यू लेबर कोड की परिकल्पना में भी यही है, बहुत कुछ है लेबर के लिए, बहुत कुछ है इंडस्ट्रीज के लिए, और दोनों के राइट्स को बैलेंस करने का प्रयास है ना, बिकॉज नॉट ओवररीच नहीं कर रहे, दे आर बैलेंसिंग इट, कि जिससे इंडस्ट्री भी ग्रो करे और एम्प्लॉयमेंट भी फ्लोरिश हो। तो अब माइंड सेट चेंज हुआ है, और डेफिनेटली सर आप जैसे शख्सियत और आप जैसे ऑफिसर्स का बहुत बड़ा रोल इसमें रहा है, और आप बिकॉज यू हैव ड्रॉन ए बैलेंस हियर, और एक ऐसे अहम स्टेज पे आपने सर्व किया है कि जहां पर सबको साथ लेके चले, तो एक माहौल बनाया आपने। वो माहौल से ही आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग यहाँ तक पहुंचे कि अब हम इम्प्लीमेंटेशन कर पाए। सर कुछ और बताना चाहेंगे इंडस्ट्रीज को, लेबर को, आपकी कोई सजेशंस, कोई गाइड कि हाउ दे शुड गो, एंड आपका इतना वास्ट एक्सपीरियंस है, कुछ आप बताना चाहेंगे सर? देखिए, एक तो क्योंकि उस समय जब मैं था तो मेरे, क्योंकि ये पहली बार गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए और सोशल सिक्योरिटी फंड की बात हुई थी, तो उस समय बहुत मीटिंग्स हमने ली, गिग और प्लेटफॉर्म
जो हैं, जैसे अमेजन से लेकर, फ्लिपकार्ट से लेकर और अर्बन क्लैप और ये तरह तरह के जितने भी हैं, सबसे हमारी बहुत आपकी मीटिंग्स होती रही। हाँ, करेक्ट। कि इसमें कितना कंट्रीब्यूशन आएगा और फिर गिग प्लेटफॉर्म वर्कर को हम क्या दे सकते हैं, उसकी हमने एक परिकल्पना तैयार करी थी। परंतु अब क्योंकि अब समय बदल गया है, 5 साल में नंबर भी बदल गए होंगे, कितना जो है कंट्रीब्यूशन आएगा वो भी बदल गया। फाउंडेशन वही है सर आपकी। पर अब उस पर निर्णय लेकर कि क्या हम गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर को किस तरह की सोशल सिक्योरिटी, एक्सीडेंट इंश्योरेंस क्या क्या दे सकते हैं, उसके ऊपर निर्णय लेना एक मेरे ख्याल से जल्दी एक निर्णय लेना एक आवश्यक है। और फिर जैसे डिजिटाइजेशन का बहुत इन लेबर कोड्स में और रूल्स में बहुत जगह डिजिटाइजेशन और बहुत कुछ हमने ये कहा है कि प्लेटफॉर्म के ऊपर अब हर चीज़ जो है डिजिटाइज होगी, रिटर्न्स होंगे वो आप प्लेटफॉर्म पे दे सकते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म बनाना और उनको सुचारू रूप से फिर उसको आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से या जैसे भी जो चीज़ आती है उसमें एनालिसिस करना कि उसमें कोई कमी रह गई है तो उसके ऊपर हम कुछ आगे उससे अगली चीज़ मांगें या फिर उसको एज इट इज़ उसको फाइल कर दें। तो ये एक और मेरे ख्याल से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इस पे काफ़ी यूज होगा, क्योंकि लाखों करोड़ों अपने एम्प्लॉयर्स हैं और करोड़ों की संख्या में एम्प्लॉयज़ हैं, तो उसका फिजिकली ये कर पाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। पहले जो होता था हर चीज़ फाइल पे आई, मैनुअल कहीं रखी गई, कोई उसे देखता नहीं था और उसमें किसी के ऊपर कुछ कर दिया। फिर जो अपने अब इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर हैं उनका रैंडमाइज्ड अब इंस्पेक्शंस हैं, तो वो किस तरह से रैंडमाइज्ड होगा, उसमें भी किसको कभी कौन से रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन है, तो वो रिस्क बेस्ड एनालिसिस करना कि किस पे हमें कब इंस्पेक्शन करना है, वो भी AI से या कंप्यूटराइज उससे निकले तो और पूरी तरह से रैंडमाइज्ड हो, तो वो भी इस तरह की चीज़ों पे हमें काम मेरे ख्याल से आगे बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी। ESIC एक ऐसा संस्था है, जैसे अब मैंने कहा कि पहले 1,10,000 करोड़ और 1,70,000 करोड़ का कॉर्पस है। मैं तो हेल्थ मिनिस्ट्री में हेल्थ सेक्रेटरी भी था। आप थे? हाँ, करेक्ट सर। पर हमारा पूरा हेल्थ मिनिस्ट्री या पूरे भारत का बजट हमारा लगभग 80,000 करोड़ था। उससे अधिक 1,70,000 करोड़ ESIC का कॉर्पस है। कॉर्पस है और हर साल मेरे ख्याल से 12-15,000 करोड़ उसमें बढ़ोतरी होती है। डेफिनेटली यस। इसको कैसे हम यूटिलाइज कर सके ये एक बहुत ही आवश्यक, क्योंकि हमारे उसमें बेनिफिशियरी लगभग 15 करोड़ हैं, उनको किस तरह से बेनिफिट दे सके, क्योंकि आज भी ESIC पूरे बेनिफिट नहीं दे पाता। अब मैं अपना एक अनुभव बताता हूँ। उस समय बाद में हमारे मंत्री जी भी बन गए थे, भूपेंद्र यादव जी। अलवर में ही एक ESIC का हॉस्पिटल था जो कि बना हुआ तैयार था, बिल्कुल 1000 करोड़ के ऊपर, उसमें 1200 करोड़ के से ज़्यादा पैसा लगा हुआ था और बहुत उत्तम उसकी इमारत, मशीनरी सब कुछ तैयार, परंतु नहीं हुआ चालू और 5 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ। अब इस तरह की चीज़ें, फिर मैं एक अंगुल में गया, भुवनेश्वर के उड़ीसा के अंदर हॉस्पिटल बना हुआ है, बिल्कुल बिल्डिंग तैयार आलीशान, परंतु चालू नहीं है, मरीज नहीं आ रहे। तो इस तरह की चीज़ों को हम कैसे उसमें सुचारू कर सकें, किस तरह से। और अब ESIC के क्योंकि नए कोर्ट्स में पूरे के पूरे भारत के अंदर उसका व्याप हो गया है, पहले लिमिटेड एरिया में था, पूरे भारत में सारे डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट, पहले नॉन इम्प्लीमेंटेड एरिया, तो अब उसका व्याप बढ़ गया है। यस। और क्योंकि अब छोटे छोटे यूनिट्स ऐसे भी आएंगे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ पर केवल अब तो सर वॉलंटियर भी शुरू किया आपने, ये सही वॉलंटियर भी शुरू किया, तो फिर अब उसका व्याप बढ़ा है, तो हम कैसे सर्विस दे पाएंगे, ये एक बहुत महत्वपूर्ण उसका मुद्दा रहेगा। वैसे सर ESI की आपकी लीडरशिप बड़ी डायनामिक लीडरशिप है। मिस्टर AK सिंह साहब जो है, ही इज DG नाउ, एंड एक ESI में आपने एक नई चीज़ अब मंत्रालय ने की है, अब सोच बदली है। उन्होंने पहली बार CTO अपॉइंट किए हैं सर, जो पहले नहीं थे। CTO मतलब चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। हाँ। सो अब वो ही इज अ वेरी यंग एंड इंस्पायर्ड, बट आई मेट हिम आल्सो कपल ऑफ टाइम्स। सो दे आर थिंकिंग इन डिफरेंट वे, कॉर्पोरेट वे। दैट्स ग्रेट। तो ESIC में मुझे तो खुशी तब होगी जब उनका कॉर्पस बढ़ने की जगह कम होना शुरू हो। हाँ, डेफिनेटली इट हैज टू बी यूज्ड, बट आई वेरी श्योर सर नाउ they now started looking into all these things also. ESIC में आधार लिंक कर दिया, तो वो क्योंकि अभी भी मैंने पढ़ा कहीं कि वॉलंटरी ही है अभी भी, क्योंकि तब हमने ये वाला तो एक्शन सबसे पहले 2020 में ही हमने इम्प्लीमेंट कर दिया था जी। और मेरे समय पे तब तो 2020 में हमारा अनुभव ये था कि वैसे ESI का हर बेनिफिशियरी EPFO में होना चाहिए, क्योंकि ESI इज सबसेट ऑफ EPFO, परंतु वो भी नहीं था, अब दोनों में तारतम्य नहीं था। वेरी करेक्ट सर। अब नए कोड, जैसे आपने कहा कि ESI की कवरेज बढ़ी है, अब ESI बिकॉज नई डेफिनेशन आ गई, विद द न्यू डेफिनेशन automatically, because certain component which were total wages earlier, now it is not. So
जो उसका व्याप बढ़ गया है। इसके लिए डेफिनेटली बढ़ गया नंबर्स, अच्छा। सो बढ़ गया। सो आई एम वेरी श्योर कि सर द न्यू लीडरशिप विल टेक ESI इन अ डिफरेंट लेवल नाउ। और क्योंकि फिर मैं हेल्थ मिनिस्ट्री में था, तो जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उसके साथ ESI का लिंकेज, क्योंकि उसमें हॉस्पिटल्स बहुत अधिक हैं, फिर उसका एक सिस्टम पूरा जो IT सिस्टम है PMJ का बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसके साथ भी लिंकेज करेंगे तो वो एक अच्छा कदम। वेरी गुड सर। तो सर आपने बोला कि मैं आज कुड अंडरस्टैंड दैट कि डेफिनेटली गवर्नमेंट अपने अपने लेवल पे काम कर रही है, बट स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट इज ऑलवेज देयर, और रहना भी चाहिए सर। डेफिनेटली समय के हिसाब से हमें चेंज लेना भी चाहिए और लेते रहना चाहिए। और आई एम श्योर कि विकसित भारत 2047 का जो परिकल्प है वो तभी पूरा होगा जब ईच एंड एवरी वर्क फोर्स इज बीइंग एम्पावर्ड फुली, एवरीबडी इज गेटिंग सोशल सिक्योरिटी, एंड गवर्नमेंट की परिकल्पना भी यही है। सो तभी विकास होगा, सबका विकास होगा, और सब डेवलप करेंगे कंट्री, तभी हमारा विकसित भारत 2047 बनेगा। मुझे लगता है यही एक रियल संकल्प रहेगा, और वी आर ऑल्सो गोइंग टू गेट दिस वेरी शॉर्टली। सर ये 4 जो लेबर कोड है, कितने पुराने कितने नए हैं सर? बहुत सारी चेंजेस हुई हैं, तो वुड यू प्लीज टेल मी समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल इंडस्ट्री एंड स्टेक होल्डर्स टू नो। 4 लेबर कोड में 29 जो कोड से उनको शामिल किया गया, और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट वगैरह तो हमारे सब जो है 1948 47 का, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद के बने हुए हैं। तो उसका सबका समायोजन करके 4 कोड में लाना, उसमें डिजिटाइज करना, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आपने डिक्रिमिनलाइज कर दी सारे रजिस्टर्स वगैरह जो पहले, इनफैक्ट अगर आपने कभी सुना होगा, लोग ये कहते थे कि यू कैन नॉट फॉलो ऑल दी कोड्स एट द सेम टाइम, कि अगर आप सारे के सारे कोड फॉलो करेंगे तो किसी और का वायलेशन कहीं ना कहीं होगा। यस, इट वाज देयर, इट वाज नॉर्मली ये कहा जाता था, ये कहा जाता था कि आप सारे कोड्स एक साथ कभी फॉलो ही नहीं कर सकते, क्योंकि उसके रूल्स नियम इतने थे, तो आप कहीं ना कहीं वायलेशन में पकड़े ही जाओगे। तो मेरे ख्याल से उसको सिंप्लीफाई करके और सबको ठीक करके, और फिर जो है स्टेट से भी बहुत सारे अमेंडमेंट किसी ने कर रखे थे, कुछ ने स्टेट लॉज भी निकाल रखे थे, तो सबका सुचारू वो हुआ। एक सर आपके समय में एक वर्क फ्रॉम होम कल्चर पर डिस्कस हुआ था, बिकॉज कोविड का टाइम भी था, मुझे याद है, और पहली बार ये चर्चा में आया था, तो आपने इसके बारे में सर कुछ बताना चाहेंगे? जी हाँ, कोविड के टाइम पे क्योंकि वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बहुत प्रचलित था, और बाद में वो एक बार जो कोविड में लोगों को आदत लगी तो बाद में छूटा भी नहीं अभी भी लोग वर्क फ्रॉम होम भी करना चाहते हैं। yes. और क्योंकि हमारे उसमें लेबर लॉज में कोई वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट नहीं था, क्योंकि yes. आपका जो ऑफिस या जहाँ भी आप काम करते हैं वो एक अलग है और होम अलग है, वर्क प्लेस इज डिफरेंट, वर्क प्लेस इज डिफरेंट। तो उसके लिए हमने रूल्स में प्रावधान हम लाए कि वर्क फ्रॉम होम भी होगा। उस पर भी वैसे चर्चाएं हुई, और कुछ लोगों ने उस पर शंका जताई कि अगर आप घर में कोई विपदा आ जाती है, घर में अगर सपोज आपके ऊपर सपोज घर गिर गया, तो उसके लिए ऑफिस वाला मतलब आपका एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबल है या आप खुद रिस्पॉन्सिबल है, तो इस तरह की चीज़ों के ऊपर भी चर्चा हुई, और उसको हमने रूल्स पे प्रॉपरली हमने लाया था कि वर्क फ्रॉम होम को, क्योंकि ये कंसेप्ट एक शुरू हुआ और वो अब जाने वाला कंसेप्ट नहीं है, अब रहेगा ही हमेशा, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम लोग करते हैं। मे भी कम है, बट डेफिनेटली कम है, पर है। यस, इट इज देयर। और अभी भी बहुत से लोग हैं जो कि मैं तो अभी अपने ही रिलेशंस में जानता हूँ कि कंपनी हैदराबाद में काम दिल्ली में कर रहे हैं। सर मैं भी जानता हूँ, बिकॉज दे आर वर्किंग रिमोट लोकेशन में काम कर रहे हैं, बैंगलोर की कंपनी IT, दे आर वर्किंग हियर इन और दिल्ली, काम यहाँ दिल्ली में कर रहे हैं, एंड इट सूट्स देम बोथ ऑफ देम। बिल्कुल। सो ये एक नई कल्चर आई, शुरुआत हुई, ठीक है सर, एडवर्सिटी थी, वो समय बड़ा हार्ड था, लेकिन कुछ चीजें सीखी भी हमने। और फिर तब जो है जूम कॉल वगैरह तब शुरू हुई थी, अब जूम कॉल वगैरह इतनी प्रचलित हो गई हैं, अब जो है हर तरह के उस पे जो वीडियो कॉलिंग के ऊपर, और जो है अब तो न्यू नॉर्म्स है सर ये, और बहुत सी कंपनीज की, अब मैं भी कुछ कंपनी के बोर्ड में हूँ, तो बोर्ड मीटिंग्स वगैरह सब जो है उसी पे हो जाती है, वीडियो कॉल पे ही हो जाती है। ये तो ठीक बात है, नई चीजें भी कुछ मिली हमें सर, और डेफिनेटली ऐसे टाइम में मिलती है। समय ऐसा था कि कुछ और नहीं था, तो कुछ नया ढूंढना था, तो वो ढूंढ पाया हमें, और वो डेफिनेटली इट्स एन एसेट नाउ। तो वो हमने उस समय रूल्स में लाए, क्योंकि उस तरह का कोई प्रावधान पहले नहीं था सर। एक सर ये ग्रेच्युटी के ऊपर काफ़ी मुझे याद है मंत्रालय में आपके साथ काफ़ी चर्चा रही, जब शुरू में ये बात की गई डेफिनेशन के ऊपर, बिकॉज IT में, और एक जो बाइफर्केशन सैलरीज की रही थी, अक्सर ये बड़े शिकायतें रहती थी कि सैलरी हमारा ग्रेच्युटी कंपोनेंट बहुत कम है। आपसे ही मेरी भी चर्चा शुरू में हुई थी इस बारे में, तो उस बारे में कुछ आप बताएंगे सर, ये कैसे ये देखिए, जो वेज कोड था उसमें जो डेफिनेशन जो वेजेस की आई, उसमें जो है सब, उसमें कम से कम उसमें ये कहा गया कि जो आपके अलाउंसेस थे वो 50% से अधिक होंगे तो उन्हें वेजेस में माना जाएगा, और ग्रेच्युटी पूरे उसके ऊपर उस कंपोनेंट पे दी जाएगी। एक्स्ट्रा अमाउंट विल बी गिवन इन द फर्स्ट पार्ट, और उसके ऊपर ग्रेच्युटी। तो अब बहुत सी कंपनीज की जो में जो प्रथा है, उसमें जो कम से कम सीनियर मैनेजमेंट या जो हायर मैनेजमेंट है, उसमें 70 से 80% उनको जो है
इसमें मिलता है, अलाउंसेस में ज़्यादा मिलता है और बेसिक सैलरी कम रहती है, परफॉर्मेंस बेस्ड रहता है। आईटी में भी स्पेशली ऐसा इस तरह का काफ़ी है प्रचलन। तो अब वो कोविड का टाइम था 2021 का, तो उस समय बहुत कंपनीज ने में ये विषय उठा और बहुत से पिंक पेपर्स में ये फ्रंट पेज पे आता रहा कि ग्रेचुइटी की हमारी इतनी लायबिलिटी होगी, स्पेशली आईटी कंपनीज में। नेस्कॉम वगैरह से काफ़ी उसमें चर्चाएँ हुई और फिर हमने कुछ रूल्स में, क्योंकि कहीं फ्लेक्सिबिलिटी थी, तो हमने उसका उपयोग करके जो फाइनल सेट ऑफ रूल्स बने थे उसमें हमने कुछ प्रावधान किया था, परंतु वो क्योंकि तब उस समय कोर्ट्स इम्प्लीमेंट नहीं हुए, फाइनल सेट ऑफ रूल्स कभी भी फिर जो है पब्लिक डोमेन में नहीं आए। पर अब इस वर्ष जब कोड इम्प्लीमेंट हो गए हैं, अब मेरे ख्याल से इंडस्ट्री की भी वो परिस्थिति नहीं है और अब मैं देखता हूँ कि मोस्टली सब कंपनी ने, आईटी कंपनी ने भी लगभग 4,000 करोड़ का अपने उसमें प्रोविजन किया और उन्होंने अभी फाइनल रूल आने से पहले ही ग्रेचुइटी का अपने प्रोविजन करके और जो है दे दिया है। तो ये मेरे ख्याल से ठीक है। चलिए, अब समय बदलता है, डेफिनेटली ये एम्पावर्ड कर रहे हैं सबको। समय बदलता है। 2021 में कोविड का समय था, लोग जो है कंपनीज के बैलेंस शीट स्ट्रेच थे, शायद देने की परिस्थिति में नहीं थे, तो वो तब वो विषय बड़ा था, अब वो विषय इतना नहीं रहा। सर, मुझे याद है कि कोविड के समय में, हालांकि कोविड था बट फिर भी मोबिलिटी नहीं थी, बट फिर भी आपने जम्मू एंड कश्मीर जो प्रोविडेंट फंड का नया ऑफिस खोला था आपने, बिकॉज वहाँ का जो रीजनल प्रोविडेंट फंड देयर वाज अ डिफरेंट स्कीम ऑल टुगेदर। आपने बिकॉज आर्टिकल 370 जब पे काम हुआ, सो आपने एक मीटिंग वहाँ रखवाई थी। मुझे याद है सर, आप वहाँ सेंट्रल बोर्ड ट्रस्टी की मीटिंग में आप वाइस चेयरमैन थे, मंत्री जी और आप, मैं भी वहाँ एज ए मेंबर सेंट्रल बोर्ड ट्रस्टी था। श्रीनगर में मीटिंग थी सर, तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर? वो कैसे आइडिया आपको क्लिक किया है, कैसे? नहीं जी हाँ, वो आपको बिल्कुल बेशक बहुत अच्छा याद है और बहुत, क्योंकि उस समय 370 का वो ख़त्म हुआ था, जम्मू कश्मीर का अंदर जो है वो यूनियन टेरिटरी की तरह शामिल हुआ था और जो है फिर तो हम लोगों ने जाके वहाँ मीटिंग करी थी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ की और सबको देख के बड़ा आनंद हुआ था कि कश्मीर में किस तरह की डेवलपमेंट हुई है और किस तरह की शांति है। बाहर से जो देखने को मिलता है वहाँ का जो माहौल था उसमें बहुत फ़र्क था, जो बाहर खबरें जैसे आती हैं। और एक महत्वपूर्ण निर्णय उस समय ये हुआ था क्योंकि जो है वहाँ पर जो है पब्लिक उसका अपना था प्रोविडेंट फंड जम्मू एंड कश्मीर को, उसमें बाद में ईपीएफओ में इंटीग्रेट किया गया। यस सर। तो उसका एक काफ़ी लाभ जो वहाँ के ईपीएफओ के जो वहाँ के प्रोविडेंट फंड के जो वहाँ थे उनको काफ़ी लाभ मिला, क्योंकि वो ईपीएफओ में इंटीग्रेट हुए और उनको पूरे भारत के अंदर जो है एक तो मोबिलिटी का और बाकी जो ईपीएफओ का, क्योंकि इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा मिलता है वहाँ, मेरे ख्याल से 4 या 5% तक मिल रहा था, पर ईपीएफओ में आपको बेनिफिट हमेशा ही बहुत अधिक मिलते हैं, 8-8.5% तक मिलते हैं। तो उसका भी लाभ वहाँ के कश्मीर के वर्कर्स को काफ़ी बेनिफिट हुआ। मुझे सर एक चांस मिला कोई कपल ऑफ मंथ्स बैक, आई वेंट टू JNK, जम्मू कश्मीर। मुझे वहाँ गया जम्मू में, तो मैंने ऐसे ही पूछा एक इंडस्ट्री से, एंड आई हैपन टू मेट द कमिश्नर ऑल्सो देयर। तो मैंने पूछा ऑफिसर से पूछा और उनसे पूछा कि भाई व्हाट डिफरेंस यू कैन फील, अर्लियर इट वाज विद द डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑल टुगेदर, स्टेट का जो प्रोविडेंट फंड का सिस्टम था, स्कीम था। तो जो उन्होंने मुझे बताया सर कि सर इट वाज सच ए गुड डिसीजन, एम्प्लॉयज़ जो जिनको हमारे EPFO में शामिल किया गया, दे वर सो हैप्पी, एंड वेरा प्रोफेशनलिज्म आ गया, दे आर सो हैप्पी। एम्प्लॉयज़ भी जो मेंबर्स थे कि सर वी आर वेरी हैप्पी, वी हैव ए कॉन्फिडेंस, वी हैव ए नाउ बिगर बेनिफिट्स हैं हमारे पास। तो एक अच्छी चीज़ थी, अच्छी सोच थी निश्चित। तो ये सर आपकी ही एक परिकल्पना थी कि आपने उसको इमीडिएटली डिसीजन लिया, एंड यू हैव टेकन द डिसीजन वेरी फास्ट। और सर IT के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, इंडस्ट्री के बारे में, कि वो तो आपने बताया ग्रेचुइटी का, और ESI भी हमने डिस्कस किया, और जो लेबर कोड्स के ओवरऑल कुछ बताना चाहेंगे कि और क्या क्या चेंजेस आए और क्या क्या चेंजेस पे डिस्कशंस हुए, बिकॉज कई कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, बहुत सारी मल्टी स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग हुई, मैं भी उसमें कई में शामिल था। तो और क्या क्या आप कुछ खास बताना चाहेंगे जो आप एक एक्सपीरियंस रहा था जो आपने उस साइड से देखा सर? देखिए, एक और जो बहुत महत्वपूर्ण था वो सोशल सिक्योरिटी कोड। सोशल सिक्योरिटी कोड नहीं, जो ऑश कोड था, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड जो था, उसमें क्योंकि अब जो है बहुत एक बड़ा बदल आया कि अब जो है नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड सेक्रेटरी लेबर के अध्यक्षता में एक बनाया गया, और उसमें जो
सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स हैं वो नेशनल लेवल पे बनाए जाएंगे, जो कि पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मॉडल बनते थे और स्टेट्स उसको अडॉप्ट करती थी या उसमें कुछ बदल लाती थी। तो उसमें हमारे यहाँ जो डीजी फसली जो था उसके स्तर पे हमने कमेटी बनवाई 4, एक इंडस्ट्री के बारे में, एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर के बारे में, एक डॉक वर्कर, माइंस, ऐसे 4-5 और एक फायर। क्योंकि ये सब जो नियम बने हुए हैं सेफ्टी के, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के, सब कोई लगभग 50 साल 60 साल 1970 75 80 इस दरमियान के बने हुए हैं और वो बहुत आउटडेटेड हो गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी भी आपने कई बार सुना होगा जो कहते रहते हैं कि अगर फैक्ट्री में रंग नहीं हुआ तो इंस्पेक्टर आके आप पे क्रिमिनल केस कर सकता है, टॉयलेट में अगर आपके इतने यूरिनल नहीं है तो वो कर सकता है। तो इस तरह की चीज़ों को में बदल लाना वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो उस समय हमने सब इंडस्ट्री को और वर्कर्स को सबको जोड़ के, सबके रिप्रेजेंटेटिव लेके कमेटी बनाई थी और उनकी रिपोर्ट बहुत कम समय में तैयार करी गई थी। और उसमें जो मॉडर्न जो आजकल का परिप्रेक्ष्य उसमें कि किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन वर्कर्स की सेफ्टी के लिए भी हो और एम्प्लॉयर्स को भी उसमें अड़चन ना आए, तो इस परिप्रेक्ष्य में वो रिपोर्ट्स बनाई गई थी। अब नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड, क्योंकि तब तो वो लागू नहीं हुआ पर अब लागू हो गया है, तो उसको मेरे ख्याल से अब इम्प्लीमेंट करने का समय आया है। एक बार फिर से उस पर जैसे कि रूल्स पे दोबारा विचार किया गया है, ऐसे ही इसको इन कमिटीज़ को भी विचार करके, क्योंकि उसका लाभ बहुत अधिक होगा वर्कर सेफ्टी के लिए भी और एम्प्लॉयर्स के लिए भी। यू आर राइटली सेड सर कि जो फैक्ट्रीज एक्ट हमारा है, एंड इफ़ यू लुक इनटू द फैक्ट्रीज एक्ट 1947 का है, ओरिजिनली इट वाज इनेक्टेड इन 1891 एंड सर क्या था कि बिकॉज इट वाज मेड बाय द ब्रिटिशर्स ने जो इसको बनाया था, मैंने एक नोट पढ़ा, and the mindset was different. The mindset was not to support the industry. It was कि इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट को या बिजनेसमैन को कैसे डिस्करेज करें, बिल्कुल, टू पुट मोर एंड मोर चेक्स सो दैट, बिकॉज एनर्जेटिक बिजनेसमैन जैसा आप कह रहे हैं, क्योंकि उस समय के लाइटिंग के स्टैंडर्ड, वेंटिलेशन के स्टैंडर्ड्स, सैनिटेशन के स्टैंडर्ड सब बदल गए हैं, सब बदल गए, पॉसिबल ही नहीं है उस परिप्रेक्ष्य को बदल के लाना और नए परिप्रेक्ष्य में उसको रखना। 47 में उसी को हमने ऑलमोस्ट एक्सेप्ट कर लिया, बिकॉज अब नया आया था तो हो गया। अब जाके अब नाउ भी एक अमेंडमेंट बीच में आई थी, लेकिन ये वाले प्रोविजन जो इम्प्रैक्टिकल टोटल थे, इनको चेंज करना बहुत ज़रूरी था। हाँ। ये कह लीजिए सर कि हम बैलगाड़ी में चल रहे थे जेट के ज़माने में। हाँ, क्योंकि ये चीज़ें तो रूल्स के थ्रू या फिर आपके गाइडलाइंस के थ्रू चेंज होंगी। एक्ट में तो चेंज हो ही गए हैं, पर अब जो है गाइडलाइंस और रूल्स को भी चेंज करना ये आवश्यक है। जितना जल्दी हम कर पाएंगे तो उससे जो है इसका बेनिफिट सबको होगा। सर, गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर, और आपके समय में आपने इस पर काम किया और एक ब्लूप्रिंट भी बनाया था, मुझे मालूम है। डेफिनेटली स्कीम तो मंत्रालय ने बहुत गहन इस पर चर्चा कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर जैसे ऊबर, ओला और स्विगी और हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो डिलीवरी वाले पार्टनर्स हैं हमारे, एक डिलीवरी देने के बाद द जॉब इज़ ओवर, और ऐसे ही दे आर बी डूइंग फॉर मल्टीपल पीपल। तो सर उनको बेनिफिट कैसे देंगे? बिकॉज मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने ब्लूप्रिंट बनाया था, इस पर एक आपने फाउंडेशन रखी थी इसके ऊपर, तो कैसे बेनिफिट देंगे? थ्रू एग्रीगेटर देंगे या क्या एग्जैक्टली कुछ बताना चाहेंगे सर इस बारे में? देखिए, जो उस समय हमारी चर्चाएं हुई थी, क्योंकि ये पहली बार ये कंसेप्ट आया और इससे पहले कभी कंसेप्ट गिग प्लेटफॉर्म वर्कर का था ही नहीं, और किस तरह से उन्हें बेनिफिट देना है पूरा एक नया आयाम था। तो इसमें मंत्रालय को और अधिकारियों को या इवन इंडस्ट्री को भी उसका आइडिया नहीं था कि कैसे हम क्या कर सकते हैं। तो इसमें पहली बार चर्चा हुई, कई बार बहुत एग्रीगेटर से चर्चाएं हुई। तो पहला प्रश्न तो ये आता है कि किस तरह से कंट्रीब्यूशन होगा, और फिर वो उस कंट्रीब्यूशन मतलब कौन सा एग्रीगेटर कितना कंट्रीब्यूट करेगा। फिर उसके बाद जो वर्कर है उसमें, क्योंकि जैसा आपने कहा कि कोई वर्कर एक जॉब करके चला गया, किसी ने 10 जॉब करी, तो सबको समान रूप से उसमें बेनिफिट दिए जाएंगे या जो ज़्यादा काम करता है उसको ज़्यादा देंगे। करेक्ट। फिर एक और प्रश्न ये भी आता है कि उसमें जैसे कि आपने ओला उबर का कहा, तो वो जो वर्कर है वो ओला में भी हो सकता है और उबर में भी हो सकता है, किसी और में भी हो सकता है साइमल्टेनियसली। तो कुछ समय उसने ओला में किया, कुछ समय उबर में किया, तो उसका कैसे हम जो है कैसे ये लिंक कर पाएंगे कि उसने कितने जगह कहाँ काम किया। फिर पूरे वर्ष में उसने 365 दिन या 240 दिन काम किया, या
कितने दिन काम किया जब उसको हम एलिजिबल माने। जी तो इन सब प्रश्नों पे काफ़ी विचार किया गया था और इसको रूल्स के अंदर हमने कुछ डाला था कि किस तरह से कि जैसे 90 दिन अगर वो एक प्लेटफॉर्म पे रहता है तो 90 दिन उसको लॉग इन करना चाहिए, अगर मल्टीपल प्लेटफॉर्म में है तो 120 दिन वर्ष में उसने करना चाहिए, तब उसकी एलिजिबिलिटी बनती है। इस तरह के कुछ प्रावधान उस समय लाए थे जो कि रूल्स में सबसे चर्चा करके किया गया था। जी जी जी। फिर बेनिफिट्स उसमें, अब ESIC के बेनिफिट्स उनको दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, कितना प्रीमियम आएगा, इसके ऊपर भी चर्चा चल रही थी कि किस तरह के उनको बेनिफिट दे पाएंगे। अब तो खैर PMJ भी है तो किस तरह के वो उसके अंदर भी उनको शामिल किया जा सकता है, तो किस तरह के बेनिफिट्स उनको दिए जा सकते हैं। और फिर सब आधार से लिंक होके, जैसे जो हमारा जो अनऑर्गेनाइज वर्कर का प्लेटफॉर्म है ई-श्रम पोर्टल, तो उसमें ये भी आ जाएगा कि कौन कहाँ काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो उस सब का पूरा प्लेटफॉर्म, क्योंकि सबके प्लेटफॉर्म अलग अलग हैं। अब वो एक वर्कर इधर गया या उधर गया, इसका भी कैसे हम जो है हिसाब ले पाएंगे, तो ये सब भी विषय हैं जिसके ऊपर जो है चर्चाएं चल रही हैं। चर्चाएं उस समय काफ़ी करी थी, पर चर्चा एक बात है और इम्प्लीमेंटेशन दूसरी बात है, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन में अब जो है मेरे ख्याल से अब मंत्रालय को उसमें इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाना पड़ेगा। सो चर्चाओं के बाद, गहन विचार के बाद डेफिनेटली आई एम वेरी श्योर कि मंत्रालय इस पे जल्दी से एक स्कीम देंगे जिससे कि गिग प्लेटफॉर्म वर्कर्स को जो उनका ड्यू है वो मिलेगा सोशल सिक्योरिटी के रूप में। एंड आई थिंक ये कॉर्पस विल कम फ्रॉम द एग्रीगेटर। कॉर्पस विल कम फ्रॉम द एग्रीगेटर। और उस समय जो हमारा अंदाज था 2020-21 की जो बात है, ऑल्दो अब तो इंडस्ट्री बहुत बढ़ गई होगी, तब अंदाज ये था कि लगभग 300 से 400 करोड़ रुपए कलेक्ट होंगे वार्षिक जी। और उसमें तब अंदाज 10 से 15 लाख वर्कर्स हैं, इस तरह का अंदाज था। अब वो हो सकता है वर्कर्स भी बढ़ गए होंगे, कॉर्पस भी बढ़ जाएगा, उसका कहना मुश्किल है जी। परंतु ये जो विषय है कि कौन कैसे, अब क्योंकि UN उसमें बहुत एक उसमें अहम भूमिका निभाएगा, क्योंकि जो है वर्कर्स अलग अलग प्लेटफॉर्म पे होते हैं और एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी जा सकते हैं। आज स्विगी में है, कल जोमेटो पर जाएगा या दोनों जगह काम कर रहा है, तो इस सब का कैसे हम वो करेंगे, ट्रैक रखेंगे, तो ये सब भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें डिजिटाइजेशन, प्लेटफॉर्म्स, ये सब भी बहुत एक महत्वपूर्ण काम करेंगे। आपका IT का बैकग्राउंड था सर, डेफिनेटली सो एक जो थॉट प्रोसेस था, बिकॉज IT का भी एक रोल रहा, आपका एक एक्सपीरियंस का भी रोल रहा। सो मैंने देखा सर कि आपका जो महाराष्ट्र का जो एक्सपीरियंस था, चाहे वो इंडस्ट्री के साथ था या लेबर के साथ था या IT का था, तो उसने लेबर डिपार्टमेंट में हमारे एज ए सेक्रेटरी लेबर जो आपने कार्य किया, और उसमें आपका काफ़ी मुझे रिफ्लेक्शन देखने को मिला सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक बिजी शेड्यूल में से आज इतना समय निकाल कर आए और आपने हमारे व्यूअर्स को इंस्पायर्ड किया और एम्पावर्ड किया। थैंक यू सो मच सर। आज के लिए इतना ही काफ़ी, और हम जल्द एक नए गेस्ट के साथ, एक नई कहानी के साथ पुनः मिलेंगे शक्ति टाइम पॉडकास्ट में। दोस्तों, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। एक नई स्टोरी के साथ पुनः मिलते हैं। थैंक यू सो मच। शक्ति टाइम्स पॉडकास्ट।